लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझसे ऑडिट के बारे में सीखा था कि ऑडिट क्या होता है। आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राइट, और नहीं देखी तो आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दूंगा, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको पता है कि आप ये जो ए फॉर ऑडिट पॉडकास्ट है हमारा, इसे आप लोग स्पॉटिफाई पे या और भी जो फेमस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, वहाँ पे सुन सकते हैं वर्कआउट करते समय, वॉक करते समय। तो उनको सुनने के लिए मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। खैर, हम आज के इस वीडियो में किस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं? पहले तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और साथ में चलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग एक और कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं समझ आया, हमें नहीं पता चला। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। हम बात करेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि ऑडिटिंग के एक स्टैंडर्ड से भी निकलता है। उस स्टैंडर्ड का नाम मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, नाम और नंबर दोनों, कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे लिखे हैं ऑडिटर के। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में हमें ये पता चलेगा कि ऑडिटर को एक्चुअली में करना क्या होता है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा था, लास्ट पॉडकास्ट अगर आपने सुना था, तो आपको पता होगा कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन काम तो ऑडिटर का यही होता है कि भाई ऑडिटर को ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब उसके टेक्निकल वर्ड्स क्या हैं, जरा हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बैठ के इसको सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले जब आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखते हो तो आपको पता चलता है कि ऑडिटर का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। रिपीट करेंगे मेरे साथ तो मजा आएगा फॉर श्योर। गले में क्या अटक रहा है जरा देख लूं। हाँ जी, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना किस चीज के लिए? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। लेट मी रिपीट, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो फ्री है या नहीं फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब इसको हम लोग डिकोड करने वाले हैं। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस का बहुत सिंपल सा मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। सर इसका क्या मतलब हुआ? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट का ये मतलब हुआ कि भाई 100% गारंटी नहीं है। ऑडिटर अपने ओपिनियन में ये बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री हैं, लेकिन जब वो ये बता रहा होगा तो भाई साहब वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहा होगा। वो ये बात 100% अफर्म, 100% कंफर्म नहीं कर रहा होगा। उसने जो एश्योरेंस दी है, उसने जो कॉन्फिडेंस दिया है आपको, वो 100% नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि उसको जो एश्योरेंस मिली थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके, वो ही 100% नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो जो एश्योरेंस देता है वो 100% क्यों नहीं है, और वो जो एश्योरेंस ऑब्टेन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके, वो 100% क्यों नहीं है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे मेजर कारण जो है वो है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। अब आप बोलोगे ये इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं? तो इनहेरेंट लिमिटेशंस वो लिमिटेशंस हैं जिससे आप ऑडिट को अलग नहीं कर सकते। यानी कि आप कितना ही जोर लगा लो, आप कितनी ही मेहनत कर लो, आप कितना ही चेकिंग कर लो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑडिट में हमेशा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी चीज़ें जिसे आप ओवरकम नहीं कर सकते। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशंस। ओके, आइए अब इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो 3 मिनट 52 सेकंड तक, तो भाई सल्यूट है आपको, क्योंकि आजकल तो रील और शॉर्ट्स का ज़माना है, तो 15 सेकंड में ही हो जाता है जो होना होता है। राइट, बट एनीवेज अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, और मुझे फीडबैक दीजिएगा इन वीडियोस का। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपके लाइक्स भी जब देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, अगर आप पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। आइए तो अब बात करते हैं कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और रीजनेबल एश्योरेंस क्यों ऑब्टेन कर पाते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस ही क्यों दे पाता है ऑडिटर? क्योंकि भाई साहब ऑडिटिंग में इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं वो किसी और एपिसोड में हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए फिर से आते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फ्री हैं। किससे फ्री हैं? मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। ओके, अब हमारे पास 2 वर्ड आ गए, एक आ गया मटीरियल, एक आ गया मिसस्टेटमेंट। अब इन दोनों वर्ड्स पे जरा चर्चा करते हैं। मटीरियल क्या होता है बाबू? मटीरियल आइटम्स
वो आइटम्स होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं, या वो ओमिशंस, ओमिशंस मतलब वो चीज़ें जो आपने करनी थी लेकिन नहीं करी, वो चीज़ें जो आपने करनी थी लेकिन नहीं करी। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इनएक्टिविटी जो जजमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट डालती हो, जो थॉट प्रोसेस ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट डालती हो, जो डिसीजन लेने वाले के डिसीजन पे इम्पैक्ट डालती हो, ऐसा कोई भी आइटम जो है वो हमारे लिए मटेरियल आइटम रहने वाला है। हाँ जी, ऐसा कोई भी आइटम जो है वो हमारे लिए क्या रहने वाला है, मटेरियल आइटम रहने वाला है। याद रखिएगा, मटेरियलिटी का मतलब बहुत सिंपल सा है। मटेरियलिटी का मतलब क्या है कि भाई कोई भी ओमिशन, मेरे साथ साथ कोई भी मिसस्टेटमेंट, कोई भी ओमिशन जो इंडिविजुअली या बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके किस पे इम्पैक्ट डालती हो, इन्फ्लुएंस करती हो इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें क्या है, मटीरियल है। अच्छा याद रखिएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। फिर हमने देखा रीजनेबल एश्योरेंस को हमने समझ लिया। रीजनेबल एश्योरेंस को समझने के बाद हम लोग अब समझ रहे हैं मटीरियल का मीनिंग। तो मटीरियल मतलब सिंपल सी बात, कोई भी मिसस्टेटमेंट, कोई भी ओमिशन, कोई भी ऐसी चीज जो इंपैक्ट डाल सकती है, किस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, किसको, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब एक वर्ड आया था मिस स्टेटमेंट। हाँ जी, अब एक वर्ड आया था कौन सा, मिस स्टेटमेंट। तो जरा मिस स्टेटमेंट का मीनिंग भी समझ लें। व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मिस स्टेटमेंट का मतलब बहुत सिंपल है, जो हुआ और जो होना चाहिए था, मेरे साथ, जो हुआ और जो होना चाहिए था, जब उसके बीच में डिफरेंस आ जाए तो उसे मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। जो हुआ यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने रिपोर्टिंग करी, और जो होना चाहिए था यानी जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इंड एस के हिसाब से, आपके जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से जो होना चाहिए था, अगर उनके बीच में डिफरेंस आ जाए तो उसे मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। क्लासेस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूँ। मशीनरी परचेज करी है 1 लाख की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए 10,000 रुपए के, तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लेते हैं कैश में खरीदी है 1,10,000, लेकिन आपने एंट्री करी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 1,10,000 और 1,10,000, राइट। तो भाई साहब, जो होना चाहिए था, रिक्वायर्ड, जो हुआ, रिपोर्टेड, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। याद रखिए, जो होना चाहिए था और जो हुआ, और जब दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए तो उसे हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ओके, सो 4 बातों में मिसस्टेटमेंट का हम लोग जो है वो स्कोप पकड़ते हैं, और वो है अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ACPD। अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ACPD। एक बार और रिपीट करेंगे, लेट मी रिपीट वंस अगेन, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हुई, वो अलग है किससे, वो अलग है किससे, जो एज पर FRF होनी चाहिए थी, जो हुई और जो होनी चाहिए थी, उनके बीच में जब आएगा डिफरेंस तो हम बोलेंगे कि यहां पे है मिस स्टेटमेंट। बोलिए क्या है, मिस स्टेटमेंट। ओके, सो अब फिर से देखिए कहाँ थे हम लोग। यही मजा है कि ऑडिट जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना के रखना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम लोग भावनाओं में बह के दूसरे टॉपिक में चले जाते हैं, फिर वापस आना पड़ेगा। हम लोग पढ़ रहे थे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, राइट। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो बताता है इसके बारे में, उसका नाम और नंबर मुझे नीचे लिख के बताना है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मटीरियल का मतलब पता है, कोई भी मिस स्टेटमेंट, कोई भी ओमिशन जो इंपैक्ट कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। और मिस स्टेटमेंट का मतलब आपको पता है, मिस स्टेटमेंट इज द डिफरेंस किसके बीच में, जो हुआ, जो भी अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हुआ, कहाँ पे हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए था, कहाँ पे होना चाहिए था, आपकी जो होना चाहिए था आपके एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उनके बीच में जब भी डिफरेंस आ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। नाउ अगर आपने मेरी बातों को अभी तक ध्यान से सुना, तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ऑडिटर बस ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है ना, किससे, मटीरियल स्टेटमेंट से। और मटीरियल स्टेटमेंट के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, फ्रॉड एंड एरर। हाँ जी, मटीरियल स्टेटमेंट के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, याद रखिए, फ्रॉड एंड एरर। अब ये
इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, या तो फ्रॉड की वजह से हो सकती है या एरर की वजह से हो सकती है। अब दोनों मटेरियल मिसस्टेटमेंट में फ़र्क क्या होगा, फ्रॉड वाली मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एरर वाली मिसस्टेटमेंट के अंदर फ़र्क क्या होने वाला है। Let me repeat. What is the difference between misstatement because of fraud or misstatement because of error? The difference is intention. इंटेंशन। पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं। अगर आप अब तक भी बने हुए हैं तो अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा, मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा, क्योंकि अब आपने ऑलमोस्ट 90% पॉडकास्ट लिसनर्स, 90% यूट्यूब व्यूवर्स को बीट कर दिया है। 10 मिनट तक अगर आप रह गए तो बिलीव मी, 90 क्या, मुझे लगता है 95% आपने लिसनर्स और 95 व्यूवर्स को आपने बीट कर दिया, आप यहाँ तक आ गए हैं। राइट, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं किसके बारे में, कि हम लोग अब बात करते हैं कि भाई ये जो मिसस्टेटमेंट होती है इनके दो कारण हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, फ्रॉड एंड एरर, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंटेंशन। अगर इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है तो फ्रॉड है, और अगर अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है तो वो क्या है, वो एरर है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो फ्रॉड और एरर के बीच में होता है वो है इंटेंशन। अगर इंटेंशनल है तो वो फ्रॉड है, और अगर अनइंटेंशनल है तो वो एरर है। आई होप ये बात क्लियर है, बोल दीजिए, लीजिए। फिर से चलते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, कम ऑन, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ओके, एक काम ऑडिटर का ये है कि उसे रीजनेबल एश्योरेंस, उसे रीजनेबल कॉन्फिडेंस, उसे रीजनेबल जो है अपने अंदर विश्वास जगाना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है या नहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस कारण हो सकती है, फ्रॉड और एरर के कारण हो सकती है। और इसी में सेकंड काम, एक बार उसके पास रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगी तो उसका सेकंड काम और जो सबसे मेन काम है वो पता है क्या है, वो है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in all material respect as per applicable financial reporting framework. Let me repeat, to express an opinion that whether the financial statements are prepared, जो financial statements जो बनी हैं किसके हिसाब से, are prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework. Right. अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, अभी के लिए ऐसा समझिए कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट यूज कर रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, और जो एक्सेप्टेबल है एज पर दी लॉज एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट यूज कर रही है और एक्सेप्टेबल है एज पर दी लॉज एंड रेगुलेशन। ओके, अच्छा जी, तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या डिस्कशन है, इसमें कोई खास डिस्कशन नहीं है। इसमें तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ऑडिटर के पास रीजनेबल एश्योरेंस आ गई है, इसी एश्योरेंस के बेसिस पे अब वो ओपिनियन बताएगा अपना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी भी है या नहीं। और तीसरा पार्ट जो ऑब्जेक्टिव का है वो है रिपोर्टिंग। उसने एश्योरेंस ऑब्टेन करी, उसने ओपिनियन बनाया, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करने वाला है, कम ऑन, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करने वाला है, रिपोर्ट करने वाला है। और उस रिपोर्ट को वो कम्युनिकेट भी करेगा एज पर दी एसेज। और रिपोर्टिंग के एसेज कौन से होते हैं, रिपोर्टिंग के एसेज कौन से होते हैं, एसेज 700, 701, 705, 706, 710 एंड 720। इन पे 710 और 720 पे कभी समय रहा तो ज़रूर चर्चा करेंगे। और याद रखिए हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं, रीजनेबल एश्योरेंस, मेरे साथ, रीजनेबल एश्योरेंस, उसके बाद ओपिनियन, और उसके बाद रिपोर्ट। रीजनेबल एश्योरेंस, ओपिनियन एंड रिपोर्ट। पता है इसको शॉर्ट में मैं क्या बोलता हूँ, ऑडिटर जो है ना वो रॉर करेगा, रॉर। वाह, रॉर कैसे करेगा जरा ध्यान सुनिए। आर, पहला आर, रोर, RAROAR। तो आर और ए को मिला लो, आर और ए को मिला लो रीजनेबल एश्योरेंस, ओ को देख लो ओपिनियन, और लास्ट वाले आर को देख लो रिपोर्टिंग। रोर करता है ऑडिटर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रोर, राइट। और रोर का मतलब यहां पे क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ROAR, आर और ए को जोड़ लो तो बन जाएगा हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस, ओ को पकड़ लो तो बन जाएगा ओपिनियन, और आखिरी आर को देखोगे तो वो बनेगा रिपोर्ट, रोर। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में ऑडिटर को क्या करना होता है, रोर करना होता है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, ओपिनियन देना है, और फिर रिपोर्ट बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और कम्युनिकेट करना है एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स, एंड दैट रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर। ओके, सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने देखिए रीजनेबल एश्योरेंस को समझा, हमने देखिए मिसस्टेटमेंट को समझा, हमने मटेरियल को भी समझ लिया। उम्मीद करता हूं आपने इस पॉडकास्ट को भी एंजॉय किया। अगर आपने सुना है पूरा, अगर आपने सुना है तो इस पॉडकास्ट को भी उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया तो आपने क्या करना है ना, सबके साथ शेयर करना है। और सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल की, या फिर आपको अगर ACC की ऑडिट क्लासेस चाहिए तो आप लोग edu91.org पे विजिट कर सकते हैं, learn91.com पे विजिट कर सकते हैं ACCA की क्लासेस के लिए।
राइट। एडी 91 पे सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, और लर्न 91 पे आपको ACCA की ऑडिट की क्लासेस मिल जाएंगी, राइट। आपका कोई सवाल या सुझाव है इन पॉडकास्ट को लेके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम सारे फेमस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, हमें जाके वहाँ पे आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और वर्कआउट करते करते, वॉक करते करते आप लोग जो है ऑडिट सीख सकते हैं और जीत सकते हैं, राइट गाइज। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, छा जाओ, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।